गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चंस है आइडेंटिफाई, है ना। अब हमारे पास में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 4 टाइप्स की एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, है ना, जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड। देन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी हमने कितना फाइनेंस लिया है। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कैश के बराबर। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी किस में है। ये मैंने लिख रखे हैं, आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग को जो हमने परचेस किया है, यानी भूमि और भवन को जो हमने क्रय किया है, ये क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, ये हमारी संपत्ति हो गई, है ना। तो ये क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हमने इशू ऑफ शेयर किया है ना। अब हमने क्या किया? अंशों का निर्गमन किया। अब अंशों को हमने निर्गमित किया है, इशू किया है, तो निश्चित सी बात है हमारे पास फाइनेंस आएगा। मतलब निश्चित सी बात है ये क्या हो गई? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमने कैश परचेसिंग किया है, मतलब नगद क्रय किया है। जब हमारी क्रय विक्रय है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। फिर है हमारी लेनदारों को रोकड़ का भुगतान, है ना। अब हमने हमारे जो क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट किया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। क्योंकि खरीदना, बेचना, पेमेंट मिलना और पेमेंट देना, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर है देनदारों से प्राप्त। अब हमको डेटर्स से रिसीव्ड हुआ है, निश्चित सी बात है ये हमारी रेवेन्यू जनरेशन है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। फिर है कैश सेल्स, है ना। कैश सेल्स है, निश्चित सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। क्रेडिट सेल्स है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर क्रेडिट परचेस है, ये भी किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब देखिए सेल ऑफ ओल्ड मशीन, मतलब पुरानी मशीन को हमने बेचा। ठीक है, अब हमारी पुरानी मशीन को हमने बेच दिया, निश्चित सी बात है उसको हमको अमाउंट मिला है, तो ये किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब हमने किराया चुकाया, तो किराया चुका रहे हैं हम, मतलब ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हमको इनकम भी हो रही है, तो हमारे खर्च भी होंगे, तो खर्चे किस में जाएंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर है व्यावसायिक कमीशन, है ना। अब हमारे को ट्रेडिंग से हमको कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये भी किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा, है ना। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। वेजेस, सैलरी एंड वेजेस जो है, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक, अब हमको क्या है? डिविडेंड हमने पे किया, मतलब लाभांश का भुगतान किया, तो ये क्या होगी? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंस आया था उस पर हमको डिविडेंड तो देना ही होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर है ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान, मतलब हमने डिवेंचर्स थे उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। क्योंकि आपको सभी को पता है शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और डिवेंचर होल्डर्स को हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट हमने दिया है डिवेंचर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को, तो ये क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो निश्चित सी बात ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तभी हमको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। फिर है इंटरिम डिविडेंड रिसीव, यानी अंतरिम लाभांश हमको मिला है, तो लाभांश जितने भी होते हैं वो किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। ठीक है, फिर है हमारा परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोगों का क्रय। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने परचेस किए हैं, तो निश्चित सी बात है अब इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग में जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे, क्योंकि हमको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो थे उनको हमने डिविडेंड पे किया, तो निश्चित सी बात है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा।
फिर है अंशों के निर्गमन पर दलाली का भुगतान, मतलब हमने ब्रोकरेज दिया है ना। अगर हमने शेयर इशू किए थे तो हमने किसी दलाल के थ्रू किए थे तो उसको ब्रोकरेज हमको देनी पड़ेगी, उसने हमारा काम करवाया है, तो ये भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर है फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, अगर बैंक में हमने सावधि जमा किया है तो ये भी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इसमें क्या किया है, हमने इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। फिर इनकम टैक्स पेड, अब हमने आयकर चुकाया है तो आयकर चुकाना किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, तो ये क्या कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर है आयकर की वापसी मिली है, जब आयकर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ रहा है तो निश्चित सी बात है आयकर का रिफंड जो मिल रहा है हमको, या इनकम टैक्स का रिफंड, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वित्तीय कंपनी द्वारा ब्याज की प्राप्ति, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कोई फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा। फिर है बिल्स रिसीवेबल, अब जो बिल्स रिसीवेबल हैं वो कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगा। क्यों कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगा, क्योंकि ये भी कैश के बराबर ही होता है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को हमने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, कैश करवा सकते हैं, है ना, डिस्काउंटेड करवा सकते हैं बैंक से। ठीक है, तो ये किस में आएगा, कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। फिर है अंशों के निर्गमन पर व्यय, अब हमने इशू किए थे शेयर्स, उस पर हमने एक्सपेंसेस किया, निश्चित सी बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और फिर है ख्याति का विक्रय, ख्याति का क्रय, मतलब हमने गुडविल क्या की है, परचेस की है, तो निश्चित सी बात है ये क्या कहलाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी, क्योंकि गुडविल में पैसा लगाना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमारी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट कैश रिसीव्ड इनफ्लो फ्रॉम डेटर्स, है ना। अब हमको कैश कितना रिसीव्ड हुआ है, किससे, डेटर्स से, तो वो हमको इसमें डेटर्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेटर्स का देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एंड क्लोजिंग बैलेंस, है ना, प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष। ठीक है, इसके बाद में हमको क्रेडिट सेल्स दे रखी है एंड सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कैश इनफ्लो। ठीक है, देनदारों से हमको कितना कैश मिलना है। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल डेटर्स अकाउंट, आपको सभी को पता है जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। डेट का कॉलम बनाते हैं हम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर मैंने डेट का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें हमको डेट नहीं दे रखी है, तो इसलिए मैंने डेट का अकाउंट नहीं बनाया है, आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए डेटर्स क्या होते हैं, हमारी असेट्स, और जितनी भी असेट्स होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये डेबिट पोर्शन है हमारा। ठीक है, और उधर क्रेडिट, तो डेबिट पोर्शन यानी टू बैलेंस BD कितना लिखेंगे हम, 25,000। ठीक है, अब हमारा सेल्स रिटर्न था, हमने खरीदा हुआ माल, बेचा हुआ माल हमारे पास में रिटर्न आया है, तो बाय सेल्स रिटर्न, इसमें से हम कम कर देंगे। फिर डिस्काउंट हमने उसको दिया था, डिस्काउंट भी कम करेंगे। बैड डेट्स हो गया हमारा, इतना पैसा डूब गया। ठीक है, और बैलेंस CD, ये हमारे पास में पैसा क्या है, बचा हुआ है, और हमारे पास में हमने बेचा कितना माल, 6,25,000 का, तो ये बैलेंसिंग फिगर में जो 5,57,000 रुपये हैं, ये क्या कहलाएंगे, हमारे कैश, मतलब हमारे डेटर्स से हमारे पास इतना कैश इनफ्लो होना है, कितना, 5,57,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, निम्न सूचनाओं से लेनदारों को भुगतान ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कैश पेड, मतलब हमको आउटफ्लो निकालना है
किसका? क्रेडिटर्स का, कि हमको क्रेडिटर्स को कितना पैसा चुकाना है। अब देखिए हमारे लेनदारों का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष यानी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। हमारा क्रेडिट परचेस आउटवर्ड्स, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट। अब आप देखिए क्रेडिटर्स यानी क्या है? हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जितनी भी असेट्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही आएगा, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनका बैलेंस क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, 15,000 है ना। अब इसके बाद देखिए हमने परचेस कितना किया है? परचेस अकाउंट में 1,80,000 रुपये है, हमने इतना परचेसिंग किया। अब इसके बाद देखिए हमारा परचेस रिटर्न कितना था? 8,000। हमने डिस्काउंट क्या किया है? रिसीव्ड किया है, ठीक है, 4,000 रुपये, और हमारा बैलेंस सीडी है 45,000 रुपये। तो इसमें से हमारे क्रेडिट अमाउंट में से, जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है उसमें से हमने डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस कर दिया, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आया है 1,38,000, ये क्या कहलाएगा? हमारा कैश आउटफ्लो, मतलब हमको इतना पैसा क्रेडिटर्स को क्या करना है? पे करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।